हेलो साथियों, मैं अजय कुमार प्रजापति आप लोग का इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, यदि आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। साथियों, आज हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान की इस क्लास में एक ऐसे मनोवैज्ञानिक के बारे में चर्चा करेंगे जो कि शिक्षा मनोविज्ञान के जगत में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो साथियों, आज हम लोग कोहलर के सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। साथियों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप कॉपी और पेन की मदद से इस वीडियो को देखें, जिससे महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप लोग नोट भी करते रहेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है साथियों, पहला बिंदु है कोहलर जी कहाँ के निवासी थे। कोहलर जी जर्मनी के एक महान मनोवैज्ञानिक थे। तो कहाँ के निवासी माना जाएगा साथियों? जर्मनी के ही निवासी माना जाएगा। कोहलर जी ने एक किताब की रचना की जिसे गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के नाम से जाना जाता है। तो दूसरा प्रश्न इम्पॉर्टेंट है साथियों, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार कोहलर जी हैं। अब इम्पॉर्टेंट बात आती है, गेस्टाल्ट का मतलब क्या होता है? गेस्टाल्ट का मतलब होता है संपूर्ण या संपूर्णाकार या समग्रता। अब आपको बताया जाए साथियों, गेस्टाल्ट के सिद्धांत में तीन एक व्यक्ति ऐसे हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन ऐसे तीन व्यक्ति हैं, आइए समझने की कोशिश करते हैं। साथियों, तीन व्यक्ति में पहले व्यक्ति ऐसे हैं जिनको कोहलर के सिद्धांत के प्रतिपादक के रूप में जाना जाता है और वो हैं वर्दीमर जी। तो साथियों, कोहलर के सिद्धांत के प्रतिपादक के रूप में किसे जाना जाता है? वर्दीमर को जाना जाता है। कोहलर के सिद्धांत में प्रयोगकर्ता के रूप में किसे जाना जाता है? कोहलर जी को ही जाना जाता है। कोहलर के सिद्धांत में सहयोगकर्ता के रूप में किसे जाना जाता है? कोफ्का जी को जाना जाता है। साथियों, सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि वर्दीमर, कोहलर और कोफ्का जी को गेस्टाल्टवादी के नाम से भी जाना जाता है। तो एक प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा गेस्टाल्टवादी है? तो साथियों, जब आपको जानकारी रहेगी तो यह आप बता सकते हैं कि कौन सा व्यक्ति गेस्टाल्टवादी है और कौन सा व्यक्ति गेस्टाल्टवादी नहीं है। तो यदि इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है, निम्न में से कौन सा व्यक्ति गेस्टाल्टवादी नहीं है, तो अगर आप तीनों को जानते रहेंगे, तीनों के अतिरिक्त कोई जो शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक रहेगा वह गेस्टाल्टवादी नहीं होगा। तो साथियों, कोहलर ने अपने बात को सिद्ध करने के लिए दो प्रयोग किए जो कि बहुत ही प्रसिद्ध हुए। तो पहले प्रयोग को साथियों आइए हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो साथियों, कोहलर जी ने अपना प्रयोग एक चिंपैंजी नामक बंदर पर किया था और उस बंदर का नाम सुल्तान था। आपको मैं बताऊं साथियों, कोहलर जी ने उस बंदर को भूखे रखा और एक बंद कमरे में रखा और उस कमरे में कई बॉक्स को रख दिए और उस बंदर को खाने के लिए एक ऊंचे स्थान पर केला रख दिए जो कि बंदर आसानी से उसको नहीं पा सकता था। तो साथियों, अपने प्रयोग के माध्यम से वो बताना चाहते थे कि बंदर कैसे उस केले को प्राप्त करता है और अपनी भूख को समाप्त करता है। तो साथियों, उस प्रयोग की मदद से कोहलर जी ने पाया कि पहले तो बंदर उस केले को पाने के लिए बहुत ही कोशिश किया, लेकिन साथियों वह सफल नहीं हुआ। अंत में साथियों, उस बंदर ने एक युक्ति निकाली, एक सूझ निकाली, जिस पर क्या हुआ साथियों, उस बंदर ने उस बॉक्स को एक के एक ऊपर रखा गया और साथियों क्या हुआ, जब एक बॉक्स के ऊपर दूसरे बॉक्स को रखा, दूसरे बॉक्स के ऊपर तीसरे बॉक्स को रखा, इस प्रकार सभी बॉक्स को एक के ऊपर एक करके रखा गया साथियों, तो वह उस बॉक्स के ऊपर चढ़कर आसानी से उस केले को प्राप्त कर लेता है। तो साथियों, कोहलर जी इस प्रयोग के माध्यम से यह बताना चाहते थे कि जब कोई समस्या किसी प्राणी में, किसी बालक को आती है साथियों, तो उस समस्या का समाधान के लिए वह कोशिश करता है। तो साथियों, जो कोशिश करता है उस कोशिश को ही अंतर्दृष्टि कहा जाता है साथियों। इसी कारण से कोहलर के द्वारा दिए गए सिद्धांत को अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी कहते हैं। तो साथियों, इसमें क्या हुआ था फिर समझ लीजिए कि जो बंदर था उसके सामने एक समस्या थी कि वह भूखा था और उसे भोजन की जरूरत थी। तो साथियों, कोहलर के इस सिद्धांत में सबसे महत्वपूर्ण स्थान है साथियों समस्या का होना।
तो साथियों कोहलर जी मानते थे जब कोई समस्या होगी किसी प्राणी में, किसी बालक में, किसी व्यक्ति में, तो वह निश्चित ही उस समस्या को समाधान करने के लिए कोशिश करेगा। जो कोशिश करेगा साथियों उसी को अंतर्दृष्टि कहा गया। और साथियों कोशिश करने के पश्चात जिस युक्ति से उस समस्या का समाधान होता है साथियों, जिस सूझ के साथ उसका समाधान होता है, उस सूझ को ही साथियों वो एक तरीका माना गया है, उस तरीके को ही इस सूझ का सिद्धांत भी कहते हैं। इसी के कारण कोहलर के सिद्धांत को सूझ का भी सिद्धांत कहते हैं साथियों, जिसके कारण उस निश्चित तरीके का पालन करते हुए वह व्यक्ति प्राणी अपने समस्या का समाधान कर लेता है और अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। तो साथियों यह तो पहला प्रयोग हो गया। और दूसरे प्रयोग में साथियों अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि कोहलर जी ने कौन सा प्रयोग किया था। तो साथियों दूसरा प्रयोग भी कोहलर जी ने उसी चिंपैंजी बंदर पर किया था जिसका नाम सुल्तान था। तो साथियों आइए हम समझने की कोशिश करते हैं कोहलर के दूसरे प्रयोग में। तो साथियों दूसरे प्रयोग में कोहलर ने क्या किया, उस भूखे बंदर को एक कमरे में बंद कर दिए और 2 छड़ी रखी। कितनी छड़ी रखी साथियों? 2 छड़ी रखी और उस बंदर को खाने के लिए कुछ केले रखे जो कि ऊंचे स्थान पर रखे साथियों, जो कि बंदर आसानी से पहुंच नहीं सकता था। और उस बंदर को साथियों क्या करना था, अब उस छड़ी की मदद से या कोई युक्ति लगाकर उस केले तक पहुंचना था साथियों। अब यहाँ पर भी उस बंदर के सामने एक समस्या थी जिसे क्या करना था साथियों, अपनी भूख को उस केले को खाकर समाप्त करना था। आइए समझने की कोशिश करते हैं अब प्रयोग में क्या हुआ था। तो साथियों पहले तो उस बंदर ने उस केले को पाने के लिए खूब प्रयत्न किया लेकिन केले को पाने में सफल नहीं हुआ। तो साथियों उस बंदर ने काफ़ी प्रयास के पश्चात एक सूझ, एक युक्ति निकाली कि वह उस 2 छड़ियों को जोड़ दिया आपस में, जिससे छड़ी की लंबाई क्या हो गई साथियों, बढ़ गई। तो साथियों क्या हुआ, उस बढ़ी हुई लंबाई के कारण वह आसानी से केले तक पहुंच जाता है और केले को प्राप्त कर लेता है। तो साथियों सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जब छड़ी को जोड़ा नहीं था तो अलग अलग छड़ी थी साथियों। वह छड़ी ऐसी थी कोई भी छड़ी से वह उस केले को प्राप्त नहीं कर सकता था। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या थी साथियों, कोहलर ने एक बंदर पर ही नहीं बल्कि 6 बंदरों पर अपना ये प्रयोग किया था। तो साथियों आइए समझने की कोशिश करते हैं इस प्रयोग के आधार पर कोहलर जी ने क्या कहना चाहा। तो साथियों कोहलर जी यह प्रयोग के माध्यम से बताने की कोशिश किए जब किसी व्यक्ति को, प्राणी को, छात्र को कोई समस्या होगी तो वह उस समस्या को समाधान करने के लिए कोशिश करेगा साथियों। जो कोशिश करेगा साथियों उसी को अंतर्दृष्टि कहते हैं। इसी के कारण कोहलर के सिद्धांत को अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी कहते हैं। उस कोशिश के दौरान साथियों कोई एक युक्ति, कोई विचार, कोई सूझ, कोई तरीका, कोई समझ इस प्रकार से भी होगी जो उस समस्या का समाधान करती होगी। तो साथियों जो सूझ, जो तरीका उस समस्या का समाधान करते हैं साथियों, उस सूझ को ही क्या कहते हैं साथियों, सूझ का सिद्धांत भी कहते हैं, जिसके कारण उस समस्या का समाधान होता है। तो साथियों कोहलर जी ने 4 चरण बताए हैं। क्या चरण बताए हैं साथियों, कि कोहलर ने पहले चरण में माना है कि व्यक्ति के अंदर किसी लक्ष्य को पाने के लिए एक समस्या से गुजरना पड़ता है। उस समस्या से जो है व्यक्ति अपने मानसिक रूप से कोशिश करता है साथियों, कई विधियों को अपनाता है जिसको अंतर्दृष्टि कहते हैं साथियों। उस अनेक विधियों में कोई विधि एक ऐसी होती है जो उस समस्या का समाधान करती है साथियों, जो उस सूझ, जिसे सूझ कहा गया है। इसी के कारण इस सिद्धांत को सूझ का भी सिद्धांत कहा गया है साथियों। इस सूझ के द्वारा ही व्यक्ति उस समस्या के समाधान तक पहुंच जाता है। तो साथियों कोहलर जी ने 4 बिंदु बताए हैं। पहला बिंदु क्या है साथियों, प्राणी में किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पहला कदम क्या होगा साथियों, समस्या होगा। और दूसरा
बिंदु उन्होंने बताया अंतर्दृष्टि होगी साथियों, जिसमें प्राणी कोशिश करता है उस समस्या से निपटने के लिए। तीसरा बिंदु है साथियों सूझ है, जिसमें उस समस्या से निराकरण के लिए एक विशिष्ट तरीके का प्रयोग किया जाता है साथियों, जिसके कारण वह लक्ष्य प्राप्त होता है साथियों, जिसे समस्या का समाधान कहते हैं। तो 4 बिंदु कौन कौन से हैं साथियों? पहला है समस्या है, दूसरा क्या है साथियों? अंतर्दृष्टि है, तीसरा क्या है? सूझ है, चौथा क्या है? समाधान है। अब हम समझने की कोशिश कर रहे हैं गेस्टाल्टवादी के संप्रत्यय क्या है, गेस्टाल्टवादी का संप्रत्यय क्या है। तो साथियों पहला स्टेप है, पहला पॉइंट है, गेस्टाल्टवादियों का मानना है कि जब कोई व्यक्ति कोई प्राणी एक लक्ष्य निर्धारित करता है तो उस व्यक्ति को जो है कई बाधाओं से गुजरना पड़ता है। जब वह बाधाओं से गुजरता है तो उस व्यक्ति के अंदर, उस प्राणी के अंदर तनाव आता है। उस तनाव के कारण साथियों वह व्यक्ति उस बाधा से निपटने के लिए कोई न कोई युक्ति निकालता है, जिसे संगठन कहते हैं साथियों, और उस युक्ति के कारण ही वह उस लक्ष्य तक पहुंच पाता है, जिसे पुनरुत्थान कहते हैं। तो साथियों आपको मैं बताऊं कि गेस्टाल्ट ने जो है आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, इस सिद्धांत के आधार पर ही अपने सारे विचार को बताए हैं। साथियों आपको मैं बताऊं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो गेस्टाल्टवादियों ने कहा है, जिसे कोहलर के सिद्धांत ने कहा है कि जब कोई समस्या होगी, प्राणी उस समस्या के समाधान के लिए जो भी मानसिक क्रियाकलाप करेगा, जो भी गलतियां करेगा, जो भी कोशिश करेगा साथियों, वह कोई जो है अनुचित नहीं है। क्यों अनुचित नहीं है साथियों? क्योंकि वह व्यक्ति अपने मानसिक स्तर से उस समस्या के समाधान को पाने की कोशिश करता है। लेकिन साथियों उस गलतियों को करने से ही यह प्राणी सीख सकता है कि इस गलत तरीके से इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता है, इसलिए वह कोई नई युक्ति, नई विधि या नई सूझ का निराकरण कोशिश या दिमाग लगाता है दूसरे कारण का साथियों। तो दूसरे कारण को पाने के लिए, प्रयास करने के लिए ही साथियों इसे कहा गया है सूझ। तो साथियों दूसरे इस प्रयोग के कारण, दूसरे इस सिद्धांत के कारण, दूसरे इस सूझ के कारण ही वह उस समस्या के समाधान तक पहुंच जाता है। तो साथियों एक बार इसको फिर से समझ लीजिए, इसका मतलब क्या हो गया साथियों? जब किसी प्राणी में, किसी बालक में या किसी व्यक्ति को कोई समस्या रहती है, उसे एक निश्चित लक्ष्य तक पहुंचना रहता है साथियों, तो वह अपने मानसिक स्तर के अनुसार वह उस लक्ष्य को पाने की कोशिश करता है। लेकिन साथियों कोई यह जरूरी नहीं कि वह जो कोशिश कर रहा है उसी कोशिश से ही वह प्रथम दृष्टि से उसे लक्ष्य को प्राप्त मिल जाता है। तो साथियों वह क्या करेगा? कोशिश करेगा, और उस कोशिश में जो त्रुटि होगी साथियों, उसी त्रुटि से ही वह सीखने की कोशिश करता है, और जिस कोशिश से वह अपनी समस्या के समाधान तक पहुंचता है साथियों, उस व्यक्ति के उस कारण को, उस विधि को ही अधिगम कहा जाता है। तो साथियों आइए हम समझने की कोशिश करते हैं कोहलर के सिद्धांत को किस अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो साथियों एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम समझने की कोशिश करते हैं कि कोहलर के सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है। साथियों कोहलर के सिद्धांत को हम लोग इस तमाम नामों से जानते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इन्हीं के नाम से ही एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि खुली कक्षा का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो कोई और नहीं, कोहलर जी ही है। इसके अतिरिक्त समग्रता के सिद्धांत, संपूर्णवाद का सिद्धांत, गेस्टाल्टवादी का सिद्धांत, इन सभी सिद्धांत को कोहलर जी ने ही दिया था। इसके अतिरिक्त तत्कालिक ज्ञान सिद्धांत, पूर्ण से अंश की ओर का सिद्धांत, अवयवीवाद का सिद्धांत भी कोहलर जी ने ही दिया था। सबसे इम्पोर्टेंट साथियों इसमें है कि खुली कक्षा का सिद्धांत, गेस्टाल्टवादी का सिद्धांत, पूर्ण से अंश की ओर का सिद्धांत किसने दिया था? तो साथियों इस सिद्धांत को किसने दिया था? कोहलर जी ने ही दिया था। यह भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। साथियों कोहलर के जो सिद्धांत थे उसका कौन कौन सा महत्वपूर्ण है, आइए कोहलर के सिद्धांत के महत्व को भी पढ़ने में
समझने की कोशिश करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है साथियों कि कोहलर के सिद्धांत का उपयोग पाठ्यक्रम के निर्माण में सहायक होता है, और दूसरा उपयोग इसका किसी बालक प्राणी के रटने की प्रतिक्रिया का विरोध करता है। इसका मतलब क्या हो गया साथियों, जो कोहलर का सिद्धांत है वह बालक को बिल्कुल रटन प्रणाली से जो है छुटकारा दिलाने की कोशिश करता है और दिलाता है। इस सिद्धांत के अनुसार बालक को किसी समस्या के समाधान तक पहुंचने के लिए एक रटी रटाई विधि नहीं होनी चाहिए, वह जिससे अपने एक नई नई विधियों के द्वारा, नए नए तरीकों के द्वारा उस समस्या के समाधान तक पहुंच सकता है। इसके अतिरिक्त साथियों, समस्या का पूर्ण रूप से प्रस्तुतीकरण होना आवश्यक है। इसका मतलब क्या है साथियों कि जब तक प्राणी को अपनी समस्या का पूर्ण ज्ञान नहीं रहेगा तब तक वह उसके समस्या का निराकरण नहीं कर सकता है। इसका अतिरिक्त अन्य कारण साथियों क्या है, विषय वस्तु का उचित संगठन व क्षमता के अनुसार। इसका मतलब क्या है साथियों कि प्राणी को ऐसी ही समस्या का सामना वह कर सकता है जो कि संभव हो। तो साथियों, अब आपको बताया जाए कि यह महत्वपूर्ण बिंदु है जो कि इम्पोर्टेंट है साथियों, इसको आप नोट कर लीजिए। साथियों, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि जब कोई प्राणी होगा वह प्राणी को समस्या का पूर्ण रूप से ज्ञान होना आवश्यक है। क्या होना साथियों आवश्यक है? पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है साथियों समस्या का, जिसके कारण वह जो है अपने मानसिक स्तर के अनुसार उस समस्या के समाधान को प्राप्त करने की कोशिश करेगा साथियों। इसमें जो बालक है वह रचनात्मक कार्य करेगा साथियों। इसके अतिरिक्त जो है सृजनात्मक कार्य करेगा जब वह अपने दिमाग का प्रयोग करेगा। इसके अतिरिक्त साथियों, इस कोहलर के सिद्धांत ने कहा कि जब व्यक्ति कोशिश करता है, जो गलतियां करती है साथियों, वह अधिगम के इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जिसके कारण वह यह समझने की कोशिश करता है कि दूसरे विधि द्वारा, दूसरे रचनात्मक विधि द्वारा, दूसरे सृजनात्मक विधि द्वारा जो है उस समस्या का समाधान मिल सकता है। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही इम्पॉर्टेंट है। ओके, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।